Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is SHAP 10 MCQs a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do Module C का एक टॉपिक जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स. ठीक है जी. तो ये एक चैप्टर है आपके मॉड्यूल सी में विच इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द रेगुलेटरी बॉडीज, राइट. सो बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चाहते हो कि पहले आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो एंड देन यू वांट टू कम बैक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, संकल्प सीरीज की एक वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो और फिर आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट का लिंक आपको और मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. क्या है उस डॉक्यूमेंट में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगी. और अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट नियर टू एंड है ना, तो उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कर ये पता चलेगा कि अभी तक जो आपने तैयारी करी है वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है. तो इसको एक बार ज़रूर देखना आप. फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. जस्ट चेक इट आउट वंस. Consider the following statements regarding the role of financial sector regulators. जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स होते हैं उनके रोल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, आपने वो देखना है. रेगुलेटर्स क्या होते हैं? देखो, बैंक्स हैं. बैंक्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए एक ऊपर कोई बैठा होना चाहिए जो देखे कि बैंक्स अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए कौन है हमारे पास? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई. तो वो क्या है? वो एक रेगुलेटर है. सिमिलरली स्टॉक मार्केट है. स्टॉक मार्केट, इतनी कंपनीज हैं, इतने ज़्यादा अपने कैपिटल उठाया जाता है स्टॉक मार्केट से, है ना. इतने लोगों का पैसा उनमें इन्वेस्टेड होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑल. तो इस पूरी मार्केट को देख रेख करने के लिए, इससे रिलेटेड रूल्स सेट करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए. तो कौन है? सेबी है. ऐसे ही इंश्योरेंस के लिए है ना, और म्यूचुअल फंड्स के लिए, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जो हैं वो प्रेजेंट हैं अपने इंडिविजुअल सेक्टर से रिलेटेड. ठीक है. तो ये चैप्टर बेसिकली इसी बारे में है. तो रेगुलेटर्स प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द फाइनेंशियल सिस्टम. यस, बिकॉज लोगों को भी लगता है कि ऊपर कोई बैठा है ना, जो कि देख रहा है, जो कि ओवरसी कर रहा है हर एक काम को. रेगुलेट प्रोटेक्टर्स रेगुलेटर्स प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट थ्रू टाइम डिस्क्लोजर बाय इंस्टीट्यूशंस. टाइमली डिस्क्लोजर बाय इंस्टीट्यूशंस. तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टाइम टू टाइम जो वो काम कर रहे हैं, है ना, किन किन एरियाज में इन्वॉल्व हैं, कितने फंड्स कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कितनी हो रही है, ये सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है. तो इस चीज़ से पब्लिक की रिलायबिलिटी इंस्टीट्यूशंस पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे और ज़्यादा बढ़ती है. रेगुलेटर्स इंश्योर दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉलो फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस. ये बिल्कुल सही बात है, एथिकल एंड फेयर तो होना ही चाहिए, है ना. तो रेगुलेटर्स ये चीज़ भी इंश्योर करते हैं. रेगुलेटर्स इंटरफेयर इन प्राइसिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. नाउ दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. क्यों नहीं है? बिकॉज रेगुलेट वो इनडायरेक्टली ज़रूर करते हैं. अब आरबीआई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को ऊपर नीचे डेफिनेटली करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसिंग की बात करी गई है ये सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर इंस्ट्रूमेंट कोई भी ले लो, लोन्स ले लो, कुछ ले लो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ले लो, है ना, जो भी बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत कम है ऐसा कि प्राइसिंग ऑलरेडी डिफाइंड हो. प्राइसिंग जो है वो छोड़ी जाती है एट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. क्या मतलब है इसका? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. पब्लिक वेलफेयर के लिए कभी वंस इन अ वाइल गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, रेगुलेटर्स कैन इंटरवीन, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन उसमें प्राइसिंग ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड अंडर विच एक्ट. तो कौन से एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था? दैट वाज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948. और नेशनलाइज कब हुआ था आरबीआई? इन 1949. ठीक है. एक्ट आया था 48 में और उसके बाद हमने अगले ही साल इसको नेशनलाइज कर दिया. तो बी इज द करेक्ट आंसर. हेडक्वार्टर्स कहाँ है आरबीआई के? मुंबई में. ठीक है. अब ये क्वेश्चंस जो है ना मॉड्यूल सी के, ये आपको हेल्प करेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखा है. आपको पता है कि बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, सेबी जो है कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है, आईआरडीआई इंश्योरेंस को करता है एंड ऑल दैट. तो उस केस में
आपको जो फैक्ट्स है ना बहुत ज़्यादा अगर याद नहीं भी है, क्वेश्चंस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो याद होते रहेंगे। अब हो सकता है आप जब पढ़ रहे हो टेक्स्ट है ना, तैयारी कर रहे हो, तो आपने हेडक्वार्टर्स आरबीआई के कहा है वो मिस कर दिया हो, लेकिन जब क्वेश्चंस में आप बार बार ये चीज़ों को देखते हो तो ये दिमाग में एक प्रिंट सा बनने लगता है, राइट? तो क्वेश्चंस अब जितना भी टाइम बचा है मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Regarding the Reserve Bank of India, consider the following. It was established on 1st April 1935 under the RBI Act. बिल्कुल सही बात है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये बना था 1935 को, इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934 को, और इसे नेशनलाइज किया गया था 49 में। हेडक्वार्टर इसके पहले कोलकाता में थे, बाद में मुंबई चले गए थे। तो ये तीनों फैक्ट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो दिस इज नॉट ट्रू, इट डज नॉट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत ये बना है। ठीक है, तो इसे गवर्न भी एक्ट ही करता है। द फर्स्ट पेपर करेंसी नोट इशूड बाय आरबीआई was from which denomination? So the correct answer would be ऑप्शन 5। जो पहली करेंसी थी, पेपर करेंसी आरबीआई ने जो पब्लिश करी थी, दैट वाज 5 रुपी नोट। हाँ जी, एक सेकेंड। ओके, सो द कैश रिजर्व रेशो इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स एज अ परसेंटेज ऑफ। तो जो सीआरआर है, दो सबसे इंपॉर्टेंट रेशोज है जो किसी भी बैंक को मेंटेन करनी होती है, बिकॉज इट इज मैंडेटरी एंड स्पेशली टू शेड्यूल बैंक्स, राइट? तो कैश रिजर्व रेशो इज अमाउंट ऑफ कैश जो कि बैंक्स अपने पास रखते हैं, एंड एसएलआर इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ कैश एंड सम अदर सिक्योरिटीज जो कि बैंक्स अपने पास रखते हैं, बिकॉज आरबीआई ने उनको बोला है। तो कैश रिजर्व रेशो जो है, इट इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? किस चीज का परसेंटेज होता है? तो ये होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का परसेंटेज। बैंक के पास कितनी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं, कितने लोगों ने अपना पैसा बैंक्स में रखा हुआ है, ठीक है, उसका परसेंटेज होता है। सो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक इज द पैरामीटर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड, आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिजर्व बैंक के? मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है ना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी तो रखनी ही है। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरिंग क्रेडिट एलोकेशन रिफ्लेक्ट्स सोशल प्रायोरिटीज, ये भी है क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर्स है ना, किन सेक्टर को कितना पैसा जाना है परसेंटेज में, है ना, प्रायोरिटी किन किन सेक्टर्स को देनी है, अगर उसमें कोई नया सेक्टर ऐड करना है प्रायोरिटी सेक्टर में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, है ना, रेट्स को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके। रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, तो फॉरेन ट्रेड से एज सच आरबीआई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। Which of the following is an indirect instrument of RBI's monetary policy? RBI की जो monetary policy है उसमें से indirect instrument जो है कौन सा है? तो CRR एंड SLR बहुत डायरेक्ट है, इनके रेट्स को बढ़ाकर या कम कर कर डायरेक्टली जो लेंडिंग है बैंक्स की उसे कंट्रोल करता है आरबीआई, कि बैंक्स कितना पैसा लेंड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, 100 रुपए है मेरे पास, मेरी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ये हैं, ठीक है, तो मैंने बोल दिया और मैं आरबीआई हूँ एंड ये कोई बैंक है, या लेट्स से मैं बैंक हूँ और मेरे ऊपर आरबीआई बैठा है, तो 100 रुपए मेरे पास हैं, आरबीआई ने मुझे बोला कि नॉर्मल रेट जो था दैट वाज 10%, ठीक है, सीआरआर का, लेकिन आरबीआई ने बोला नहीं, हमें मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है, अब आप इसको 20% कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, 20 रुपए तो मेरे रिजर्व्स में ही पड़े हो गए, तो अब मैं लोन कम दे पाऊंगी? बिल्कुल कम दे पाऊंगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगी। सो दैट इज हाउ आरबीआई डज इट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो थोड़े डायरेक्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर बेचने, परचेज या सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू एन ओपन प्लेटफॉर्म, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शंस के थ्रू ये किया जाता है, और ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट इन नेचर है, ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल सही हैं? इट वाज सेट अप अंडर द सेक्शन 45 ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये सेक्शन है, आप याद रख सकते हो इसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड।
6 मेंबर्स होते हैं इसमें, बिल्कुल सही बात है। और जो चेयरमैन है उनके पास वीटो पावर भी होती है, मतलब 3 और 3 अगर ड्रॉ हो जाए मैच किसी डिसीजन को लेकर, तो जो चेयरमैन है वो अपना पावर यूज करके मतलब अपने वोट को यूज करके डिसाइडिंग फैक्टर बना सकते हैं। 3 members are appointed by RBI and 3 by the government. This is also true. And the NPC meets twice a year. तो ये twice नहीं है, it meets approximately 6 times a year and not twice. तो इसका correct answer जो है that will be option B. SEBI board comprises how many full-time and part-time members respectively? तो SEBI के board में कितने members होते हैं part-time and full-time मिला के? That is 7, 3 जो हैं that are full-time members and 4 part-time members. ठीक है, SEBI क्या है? SEBI is the regulatory body for stock markets, capital markets you can say. ठीक है, तो डेरिवेटिव स्टॉक्स ये सब कंट्रोल करती है सेबी. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. तो इसके साथ ही इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू वी हैव अ कोर्स फॉर यू जो कि आप एक्सेस कर सकते हो edutap.in पर जाकर. और जैब सेक्शन में यहाँ पर कोर्सेज में जब आप जैब सेलेक्ट करोगे तो नीचे आकर आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे. इसमें कैप्सूल कोर्स भी हैं आपके. अगर आपको चाहिए कि कम टाइम में सारे कंपोनेंट्स कवर करने हैं तो आपको यहाँ पर कॉम्बो में जाकर सुपर क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा. लाइव क्लासेस हैं, सब कुछ इसमें हम कवर करवा रहे हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड. तो कॉम्प्रिहेंसिव तो अभी ड्यू टू टाइम की जो कमी है कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं है, बट जो भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर प्रेपरेशन हो जाएगी. प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप सॉल्ड पी वाई क्यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ऐसे करके आप यहाँ पर इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए भी आपको, अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है उसके लिए भी कोर्सेज मिल जाएंगे. और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी तैयारी हो गई है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी. ब्रोशर डाउनलोड करके डिटेल सारी आप यहाँ से देख सकते हो. और ये डिस्काउंट जो है कूपन कोड इसका इस्तेमाल कर कर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ठीक है जी. तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.